गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कमेंट करके बता दो कि आपको अभी मेरी आवाज आ रही है। शायद आवाज में कुछ गड़बड़ थी। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चे। फटाफट से बता देंगे, फिर हम लोग चीजों को शुरू करेंगे। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? वॉइस इज नॉट कमिंग। भाई अभी तो वॉइस आ रही है, एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। एम आई ऑडिबल और विजिबल? अब आ रही है सर, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। चलिए जी, दैट्स गुड मेरे बच्चे। स्वागत है सभी का। वेलकम मुस्कान, क्रिश, प्रियेश, आदित्य, मनीषा, नंदिनी, कार्तिक, निशांत, दक्ष, मोहित, हिमांशु, कार्तिक, प्राची, प्रेरणा, मयंक, प्रिया, हिमांशु, आदित्य, प्रिंस, विशाल, पीयूष, वंदना, अन्नू, रुचि, आंचल, संजय, शीतल, अखिलेश, आदित्य, आरीब, सुजीत, मोहित, पंकज, ओम, राम, आनंद, दीक्षा, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो जैसा कि बच्चे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़कर आ ही चुके हैं कि हमारा जो टेंस टॉपिक है, टेंस का क्या बेसिक है ना, और हम बिल्कुल बेसिक्स से लेकर चीजों को हाई लेवल पर लेकर चलने वाले हैं बच्चे, सो दैट कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आगे चलकर भी ना आए। जब आप 12th क्लास भी कर लोगे और आगे है ना किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाने की सोचोगे तो भी इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है ना। जब इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ने वाली तो क्यों ना इसको आज ही बहुत अच्छे से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए मेरे बच्चे। तो फटाफट से आते हैं जी दोस्तों, जल्दी से, और एक बार क्विक सक्सेशन में हम लोग चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए भाई फटाफट से, टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, हम लोगों ने जाना। डिफरेंट यूज ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन या फिर इवेंट। ठीक है। फिर हमने देखा चार तरह के टेंसेस हुआ करते हैं बच्चे: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट जहां पर एक्शन अनसर्टेन हो, कॉन्टिन्यूस जहां पर प्रोग्रेस या फिर इनकम्प्लीशन की बात हो, जहां पर फोर्थ फॉर्म का आप लोग यूज करते हो। परफेक्ट की बात करें तो कंप्लीट को दिखाता है, कंप्लीट को दिखाता है, जहां पर हैज हैव हैड यूज किया जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये दोनों कॉन्टिन्यूस का मतलब दोनों कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट होने की वजह से हैज हैव हैड आएगा, कॉन्टिन्यूस होने की वजह से फोर्थ फॉर्म आएगा। ये एग्री नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसके बीच में बीन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि क्या नीड है, क्या नीड है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो एक्शन इनकम्प्लीट है, टाइम कंप्लीट है बच्चे, और वर्ब की चार फॉर्म्स हुआ करती हैं, सभी को हम लोगों ने डिटेल में जाना। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, पास्ट टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, फ्यूचर टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, एटलीस्ट आप देखकर बता पाओ, एटलीस्ट आप देखकर बता पाओ कि लिखा गया सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, सिर्फ हमें यह बताना है, गलती वलती नहीं ढूंढनी, हमें सिर्फ यह बताना है कि ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट से है, पास्ट से है या फिर फ्यूचर से है ना। हमें इतना कैपेबल बनना है कि देखते ये तो समझ में आ जाए, और देखते ये समझ में आ गया तो मानकर चले 50% काम आपने पूरा कर लिया है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रोहन हैज forgot his मोबाइल फोन। वैसे देखो मोबाइल फोन होता नहीं है, मोबाइल फोन ना बोलकर सेलुलर फोन बोले वो ज्यादा बेटर है, बट हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं मोबाइल के तो हमें यही ठीक लगता है। बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। रोहन हैज फॉरगॉट हिज मोबाइल फोन। दे हैड warned all of us. I shall not attend today's class. The population of India, the population of India is increasing day by
दिन प्रतिदिन भारत की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। दिन प्रतिदिन भारत की जो पॉपुलेशन है बच्चे वो इंक्रीज होती जा रही है ना। माय ब्रदर वॉज अपसेट, he was performing well। चलिए जी, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे, बस सिर्फ हमें ये देखना है क्या हम देखकर पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। बहुत ही आसान है बच्चे, कुछ नहीं करना। हैज आ गया, जहां पर आपको हैज दिख गया इट मींस प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब वो प्रेजेंट में कौन से टेंस की बात कर रहा है वो आगे की बात है, वो बाद में देखेंगे। हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है बट अभी हमें देखना है ये कौन सा टेंस है बच्चे, प्रेजेंट टेंस है। बस बात खत्म, यही खत्म हो जाती है हमारी बात, है ना। ये प्रेजेंट टेंस है, इतना में समझ में आ गया। यहां पर आपने देखा हेड आ गया, बस बात खत्म। ये पास्ट परफेक्ट है वैसे, है ना, बट फिलहाल हमें हेड से मतलब है। हमें किससे मतलब है, हेड से। यहां पर किससे मतलब है, हैज से। तो हमें समझ में आया क्या, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कहीं ना कहीं पास्ट टेंस से बिलोंग करता है। पास्ट में 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी उससे लेना देना नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे, दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और धीरे 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 शिखर पे, है ना, फर्श से अर्श तक की तैयारी करनी है। ठीक है, तो कोई भाग दौड़, कोई जल्दबाजी, ठीक है, हड़बड़ी, हड़बड़ाहट, इंपेशेंस नहीं होना चाहिए। हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि हमें अब की बार आखिरी बार पढ़ना है। ठीक है, तो टेंस मेरे बच्चे अगली बार आखिरी बार, ऐसा अब की बार आखिरी बार पढ़ो। हालांकि अगली क्लासेस में भी आपके आएंगे, जैसे आप 8th से 9th में आए, है ना, तो आपने पढ़ा। 9 से 10th में आए तो पढ़ा, 10 से 11th में जाएंगे तो पढ़ोगे, 11th से 12th में जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, तो जब पीछा नहीं छोड़ना तो इसको ऐसा कर लो ना कि आने वाले सालों में भी आपको पढ़ना है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़कर एकदम बिल्कुल मास्टर बन जाए इसके। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, रूट लेवल से समझेंगे। शैल आ गया भैया, शैल आ गया तो आपको समझ में आया कि सरकार ये तो अपने आप में फ्यूचर टेंस की बात करता है। दोस्तों किसकी बात करता है बच्चे, फ्यूचर टेंस की बात करता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, भैया इज आ गया, इसके साथ इंक्रीजिंग आया, वो हटाओ। फिलहाल आपने इस को देख लिया, इसको देखते ही समझ में आ गया, इसको देखते ही समझ में आ गया कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। क्या समझ में आया भाई, प्रेजेंट टेंस है भैया। क्या है, प्रेजेंट टेंस हो गया दोस्तों। माय ब्रदर वॉज देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये पास्ट टेंस से है। ठीक है, अगेन यहां पर भी वॉज देखा, वॉज के बाद परफॉर्मिंग है, छोड़ दो उसको, हमें वॉज को देखते ही समझ में आ गया। भाई यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी हो तो मुझे बताएं। ठीक है, यहां पर भी, यहां तक कोई बच्चे को 1% भी अगर दिक्कत है, ये लिखना है नहीं, लिखना नहीं है बेटे, सब कुछ समझना है। लिखा हुआ तो ये पीएनजी अपलोड करवा ही देंगे आपकी, ये पीएनजी बच्चे आपको एज इट इज मिल ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला फोकस आपका समझने पर होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर समझ नहीं पाए तो भैया लिखा हुआ तो बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, लिखे हुए के पीछे इतना मत भागा करो बच्चे, पहली प्रायोरिटी समझना बनाओ। अगर चीजें आपको समझ में आ गई, अगर चीजें मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बस खत्म है। फिर चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, यहां पर स्टोर हो गया ना, बस ये माइंड है, अपने आप में कंप्यूटर है। चलिए जी, तो हमने क्या कहा, हमने क्या सीखा बच्चे, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, कैन, में, अगर ये वो मिलती है तो ये अपने आप में इंडिकेशन है किस टेंस का, प्रेजेंट में। फिर और डीपली चलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अलग देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को अलग देखेंगे, वो अलग चीज है। ठीक है, फिर पास्ट टेंस, है ना, वॉज, वर, डिड, हैड, कुड, वुड, माइट, है ना, पास्ट टेंस, विल, शैल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़कर बच्चे, एक स्टेप आगे बढ़कर हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले टेंस की, क्योंकि आप जानते हैं हमें कौन कौन से टेंसेस पढ़ने में, सारे एक बार लिख भी देता हूं चलो आपके लिए। टेंसेस में हमें टोटल टेंसेस कितने पढ़ने होंगे, 12, जिसमें कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा।
सर आवाज बच्चे ओके ओके, शुरुआत में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट अभी आवाज हमारी पूरी तरह से परफेक्ट है, ऑल है ना, ऑल राइट। तो देखिए हमें कौन कौन से टेंसेस पढ़ने हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये 4 टेंसेस हो गए। टोटल टेंसेस हमें 12 के 12 पढ़ने। ऐसे ही आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये सारे के सारे आ गए। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सारे के सारे टेंसेस बच्चे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ने, जिसमें की प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूं, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी चलो देख ही लो, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की मैं बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, जिनको कितने टेंसेस को अंडरलाइन कर दिया आप देख रहे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब आउट ऑफ 12 ये 7 काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? पढ़ेंगे तो सारे के सारे। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई क्वेश्चन मिलेगा, मिलता ही नहीं है वैसे तो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 2 बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन फिर भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, यहां से भी क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं नो डाउट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी चलो मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, इसको अंडरलाइन कर लिया ना तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो ही गए, क्योंकि प्रेजेंट का ही सिर्फ पास्ट फॉर्म है, बाकी सेम है। यहां इजएमआर आता है, यहां वॉज ओवर आता है, यहां हैजहैव आता है, यहां हेड आता है, क्या फर्क है? यहां हेड के साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी हैजहैव के साथ थर्ड फॉर्म, या हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये हमें 12 के 12 टेंसेस टोटल के टोटल बच्चे पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टेंस से बच्चे, जो कि है हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो भाई, हर टेंस में बच्चों, हर टेंस में हमें फोकस करना है किस चीज पर? अरे हर टेंस के हमें फोकस करना है किस चीज पर? 2 चीजों पर। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है उस टेंस की, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह के स्टेटमेंट्स वहां पर लिखे जाते हैं ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है ना। तो अगर मैं बात करूं इसके हेल्पिंग वर्ब की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ करती है बच्चे? 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट फेंकते रहें, अपने जल्दी से बताते रहो भाई क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, फटाफट से बताओ, और फिर हम लोग देखेंगे इसका अपना एक स्ट्रक्चर कि वो किस तरह का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे क्या है? इजएमआर। अरे भाई इजएमआर नहीं है, खतरनाक है बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वो है डू
डस। इज एम आर नहीं है बच्चे, इज एम आर नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मेन वर्ब होती है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, है ना। बचपन में आप लोगों ने देखो इस तरह से याद करना हो, ता है, ते है, ती है। हालांकि इसको माइंड में नहीं रखना मैं, बट रिकॉल करा रहा हूं। बचपन से आपने इस तरह से सीखा हुआ, ता है, ते है, ती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हालांकि ये माइंड में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रख सकते हो, है ना। सबकॉन्शियस माइंड में रखो, कॉन्शियस माइंड में हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखेंगे बच्चे, है ना। ये फिर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर कर देंगे। ता है, ते है, ती है। मैं खाना खाता हूं, वो खेलता है, वो गाता है, वो रोता है, वो सोता है, वो पीता है ना। कहीं ना कहीं माइंड में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गलत नहीं है ये तरीका, गलत बिल्कुल भी नहीं है। अब डू और डज में एक छोटा सा डिफरेंस है, देखते ही समझ गए होंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, किसी भी वर्ब में जब एस या ई एस लग जाता है तो बच्चे वो सिंगुलर बन जाया करती है, ठीक है। तो डू जो है वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आएगी, ठीक है। और डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। डू का यूज बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा और डज का यूज मेरे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। डू का यूज प्लूरल के साथ और डज का यूज मेरे बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। तो ये तो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं यहां पर। तो तीनों तरह के सेंटेंसेस बच्चों हम लोग देखेंगे। सब्जेक्ट होता है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस डिपेंड करता है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आया, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू या डज, फिर नॉट भी लगता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मेशन में लिखता हूं आपके सामने, सब्जेक्ट डू या फिर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ये तीन अलग अलग फॉर्मेशंस आपको दिखती हैं यहां पर। एक ये है, एक ये फॉर्मेशन है, एक ये फॉर्मेशन है, ठीक है। अब तीन फॉर्मेशंस क्यों लिखी हैं आप जानते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, और ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। कैन वी से एस और ई एस एज हेल्पिंग वर्ब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एस और ई एस जिसमें लगते हैं ना, वो मेन वर्ब हुआ करती है बच्चे। कल भी हम लोगों ने सीखा था, एस या ई एस किसी भी वर्ब में अगर लगा है तो वो अपने आप में मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो कभी भी ये बिल्कुल मत सोच लेना कि किसी वर्ब में एस या ई एस लग गया या आईएनजी लग गया तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जी नहीं बच्चे, वो हमेशा और हमेशा मेन वर्ब होती है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती दोस्तों। तो ये तीन फॉर्मेशंस हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है दोस्तों
कि स्ट्रक्चर हमें पता लग गया, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है तो ये स्ट्रक्चर, नेगेटिव लिखना है तो ये वाला स्ट्रक्चर, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी पता लग गई। अब बात आती है कि किस तरह के सेंटेंसेस को, मेरे बच्चों, किस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस को बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जा सकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंसेस को रखा जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या समझना है ना। एक तो ये देखो तातेती आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है, बट फिलहाल हम इस तरह से नहीं चलेंगे, हम अपने दूसरे तरीके से चलेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश वाले केस को, तातेती वाले को हमेशा माइंड में जरूर रखना है ना, माइंड में जरूर रखना है बच्चे। ता है, ते है, ती है, ये इंडिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो किस तरह के, जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या इस सेंटेंस को मैं इस फॉर्मेशन में लिख सकता हूं क्या? आंसर इज नो। मैं खाना खा रहा हूं तो ये ऐसे नहीं लिखे जा सकते, उसमें इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है। मैं खाना खा चुका हूं, क्या इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इस वाली फॉर्मेशन में लिख दूं? द आंसर इज नो। मैं खाना खाऊंगा, क्या लिखा जा सकता है? अगेन आंसर इज नो, ठीक है। तो आंसर क्या है, कब आएगा वो देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं कभी भी किसी रेगुलर एक्शन, कोई एक्शन ऐसा है जो रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर इंटरवल में होता जा रहा है, रेगुलर है, निरंतर करते हैं हम उसको, एक ऐसा काम जिसको आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, बैक टू बैक करते हो, बार बार करते हो, तो रेगुलर हो गया वो, है ना। कहते हैं ना रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर का मतलब बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो इसी को इर्रेगुलर, भाई आप रेगुलर एक्शन बोलो या फिर दोस्तों इर्रेगुलर एक्शन बोलो। अब रेगुलर का ही ऑपोजिट इर्रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब सेम इंटरवल हो सकता है, इर्रेगुलर का मतलब 2-4 दिन करा फिर 1-2 दिन गैप ले लिया, फिर 2-4 दिन करा फिर 1-2 दिन का गैप ले लिया, फिर 5-6 दिन करा फिर 1 दिन का गैप ले लिया, फिर कर लिया, तो बीच बीच में गैप लिए जा रहे हैं, इर्रेगुलर फॉर्म में, बट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तीसरा हम बात करते हैं, रेगुलर एक्शन हो गया, इर्रेगुलर एक्शन हो गया, और मैं बात करूं तो रिपीटेड एक्शन। रिपीट, जो बार बार रिपीट किया जा रहा हो, एक ऐसा एक्शन जो बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे मैं क्या टेंस ये पहली बार पढ़ा रहा हूं? आप कहोगे नहीं सर, ये मेरा एक ऐसा काम है जो मैं रिपीटेड करता हूं, टेंस पढ़ाता हूं मैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिया खत्म, आपके बाद नेक्स्ट क्लास को पढ़ाता हूं मैं, है ना, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं, तो अलग अलग बैचेस में अलग अलग बार में टेंसेस पढ़ाता हूं, रिपीट करता हूं ये काम। ऐसे ही नाउन में ये नहीं कि एक ही बैच में पढ़ा रहा हूं, फिर किसी बैच में और नाउन शुरू होगा तो वहां पढ़ाना है, फिर और पढ़ाना है, फिर और पढ़ाना है, फिर और पढ़ाना है ना, रिपीटेड काम है बच्चे। नेक्स्ट आता है तो रेगुलर एक्शन हो गया, इर्रेगुलर एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया, या फिर आप कह सकते हो कोई डेली एक्शन हो गया, भाई जो डेली फॉर्म में कर रहे हो आप, डेली रोज कर रहे हो तो डेली एक्शन हो गया। या फिर मैं कह सकता हूं कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया बच्चे, हैबिट के तौर पर आप उसको बार बार क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो दिस इज हैबिचुअल एक्शन। या फिर हम लोग कह सकते हैं डेली रूटीन। तो बच्चे इतने, ये बात घूम फिरकर है एक ही चीज, बात घूम फिरकर मेरे बच्चे ये एक ही की चीज की कर रहे हैं कि अगर बात रेगुलर एक्शन की हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए, इर्रेगुलर एक्शन की बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए, रिपीटेड एक्शन की बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए, डेली एक्शन की हो इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, कोई डेली रूटीन के तौर पर आप बात कर रहे हो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। तो ये सारे के सारे केसेस अगर आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि एक ऐसा काम है जो डेली हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, इरेगुलर है, रिपीटेड है, हैबिचुअल है, तो ऐसे केसेस को हमेशा हम लोग किसमें रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे भाई कोई इंसान है, जैसे किसी की आदत है क्या, गार्डनिंग करने की आदत है, तो मैं गार्डनिंग करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं, ये मेरी हैबिट है, आदत है, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। बात समझ पा रहे हैं?
क्रिकेट खेलना मेरी आदत है तो यह हैबिचुअल एक्शन है, क्रिकेट बार बार खेलेगा इंसान, रिपीटेड करेगा, रेगुलर फॉर्म में खेलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सारे केसेस मेरे बच्चे हमेशा और हमेशा किस में लिखे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आइए जी एक सेंटेंस से मैं बात समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही फोकस करके समझनी है ये बात। मैंने कहा आई गॉट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी से देखेंगे फटाफट से आप लोग एक बात। देखेंगे सर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है, बिल्कुल बताएंगे बच्चे, आने वाली क्लासेस में इसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस को देखना है सही है गलत है। इससे पहले मैं दो शब्दों को और बता दूं आपको। एक वर्ड होता है गेट अप और एक होता है वेकअप। वेकअप का मतलब आपकी आंख खुलना, जब आपकी नींद खुलती है तो आप नींद से जगते हैं, दैट इज कॉल्ड वेकअप। मानकर चलो आपको स्कूल जाना है, 8 बजे जाना है मान लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपकी आंख 6:30 बजे खुली, वो टाइम था आपका वेकअप होने का। अब आंख खुलने के बाद आपने देखा अरे 10 मिनट और लेटा है, तो आपने आंख बंद करी, फिर आराम से आप बस लेटे रहे। नींद नहीं आती, कभी कभी कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है, बट वो नींद नहीं आती, हम लोग थोड़ा आलस के चक्कर में लेटे रहते 10-15 मिनट के बाद फिर उठे। जब आपने बिस्तर छोड़ दिया दैट इज कॉल्ड गेट अप। आंख खुलना दैट इज वेकअप, ठीक है। तो गेटअप और वेकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं इसको देखते हैं सही है गलत है। आप सभी लोग बता रहे हैं वोकअप होगा, वोकअप होगा, नहीं भाई वोकअप की बात नहीं है सर, ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखा नहीं है सर, वेकअप होना चाहिए, गेटअप होना चाहिए। गेटअप 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 सही है सर, सेंटेंस सही है सर, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हां प्राची बिल्कुल सही, सेंटेंस इज रॉन्ग, गॉटअप की शुड बी गेटअप होना चाहिए। डेली रूटीन है सर ये, तो गेटअप होना चाहिए। चलिए जी, तो अगर मैं बात करूं यहां पर गॉट के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, गेट, बट माई कंसर्न इज समथिंग डिफरेंट, देर इज नो नीड ऑफ गेट। इस सेंटेंस में बच्चे गेट की किसी तरह की कोई नीड है ही नहीं, गेट की किसी तरह की कोई नीड नहीं है बच्चे। रीजन समझाता हूं। यहां पर एक जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, यहां पर जो स्टेटमेंट आपको दिया गया आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पहले से ही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये सही इसलिए है क्योंकि मानकर चलो आपने मुझसे नॉर्मली पूछा कि सर आप सुबह कब उठे, आज की बात कर रहा हूं, आप मुझसे मिले, मानकर चलते हैं आप मुझसे शाम को 4 बजे मिले, ठीक है, और आपने मुझसे पूछा कि सर आप सुबह कितने बजे उठे, मैंने कह दिया मैं तो सुबह जल्दी उठा, मैं आज सुबह जल्दी उठा। तो सिर्फ आज की बात की जा रही है, रोज की बात नहीं कर रही, रिपीटेड एक्शन नहीं दिखाया, डेली एक्शन नहीं दिखाया, हैबिचुअल एक्शन नहीं दिखाया, आज की बात करी, आज मैंने बता दिया। तो याद रखेंगे बच्चे ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये बात करती है किसकी, वन टाइम एक्शन की। ये एक बार के एक्शन को दिखाती है, बार बार के एक्शन को नहीं दिखाती। और मैंने इस सेंटेंस में एक ही बार के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है, मैंने एक ही बार के एक्सप्रेशन को बच्चे रिप्रेजेंट किया है कि मैं सुबह जल्दी उठा, मैं सुबह जल्दी उठा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेंटेंस पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सही है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके मैं लिखता हूं, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। सेम सेंटेंस लिख दिया भाई, सेम सेंटेंस लिखा है बच्चे, बट एक सेंटेंस एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सेम सेंटेंस लिखा है बच्चे, बट इसमें मैंने एक शब्द को एक्स्ट्रा ऐड किया है। वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, आप कहोगे सर डेली। और जैसे ही इसमें डेली वर्ड यूज हो गया, अब ये बात एक टाइम के एक्शन की नहीं कर रहा, ये बार बार की बात कर रहा है, मैं रोज जल्दी उठता हूं। तो अब इसने दिखा दिया, इंडिकेट कर दिया कि इट इज टॉकिंग अबाउट अ डेली एक्शन, रेगुलर एक्शन, डेली रूटीन है भाई इंसान का। तो अब गॉट हटाकर
अब मुझे क्या करना होगा, अब गेट करना, अब गॉट को हटाकर गेट करना होगा। ऊपर गॉट हटाकर गेट करने की नीड नहीं थी, क्योंकि वो एक टाइम के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक बार को दिखा रहा था। बट ये सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि भैया बात डेली की हो रही है। अगर डेली की हो रही है तो बच्चे फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे आपको समझना होगा, है ना, आपको समझना होगा कि सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ कीवर्ड्स भी हैं, कुछ कीवर्ड्स भी हैं बच्चे, जो आपको हेल्प कर देंगे कि सेंटेंस को किस में लिखा जाना चाहिए, कि किस में लिखा जाना चाहिए बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। वो कीवर्ड्स कौन से हैं एक बार देखने की कोशिश करते हैं बच्चे। मैंने लिखा डेली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली लिखो यहां पर, विजिबल है आपको, हाँ, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, generally, occasionally, रेगुलरली, एवरी के साथ काफी सारे एक्सप्रेशन, जैसे एवरी के साथ डे आ गया, एवरी के साथ वीक आ गया, एवरी के साथ मंथ आ गया, एवरी के साथ ईयर आ गया, समटाइम्स, व्हेनेवर, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं बच्चे, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। ये आपको हेल्प कर देंगे कि सेंटेंस में आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। बट आंख बंद करके इन पर ट्रस्ट कर लेना घातक हो सकता है, ठीक है। इट विल बी डेंजरस, इट विल बी क्वाइट डेंजरस इफ वी ट्रस्ट दीज वर्ड्स ब्लाइंडली, है ना। अगर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लिया तो भैया ये खा जाएंगे, है ना, दिक्कत पैदा कर देते हैं। क्यों, चलो जी दिखाता हूं। अगर मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखा, देखो, आई गेट up early in the morning daily। बच्चे एक बार बहुत ध्यान से देखना, क्या ये सेंटेंस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ये जो सेंटेंस लिखा है मेरे भाई, ये जो सेंटेंस लिखा है अभी बिल्कुल सही है। आई गेट अप, भाई डेली की वजह से यहां पर गेट अप आ जाना चाहिए। बट अगर मैं ऐसा ऐड कर दूं, व्हेन आई वॉज इन आगरा, when I was in Agra, when I was in Agra, I got up early in the morning daily। भाई साहब ये काम खराब हो गया, फिर यहां दिक्कत आ गई। अब when I was in Agra, I get up early in the morning daily, यहां पर दिक्कत परेशानी आ गई। दिक्कत परेशानी कैसे आ गई, दिक्कत परेशानी कैसे आ गई बच्चे, उसको समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। when I was in Agra, I get up early in the morning daily, जब मैं आगरा में था, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं या उठता था। आप कहोगे सर ये तो दिक्कत है, बेशक से डेली आ गया, बट बात तो पास्ट की हो रही है। जब बात ही पास्ट की हो रही है, पास्ट का मतलब समय, टाइम, याद करो टाइम बलवान है, टेंस बलवान नहीं है। टेंस टाइम के हिसाब से काम करता है। बात ही जब पास्ट की हो गई तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी तो पास्ट की होगी, है ना। तो फिर यहां पर मेरे बच्चे गेट गलत हो जाएगा। अब क्योंकि ये आदत तो है पास्ट की, जब मैं आगरा में था रोज जल्दी उठा करता था, क्योंकि बात पास्ट में भी तो डेली हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं, जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं रोज
कंचे खेला करता था। क्या अब मैं कंचे खेलता हूं? अब नहीं खेलता, बट बचपन में तो ये मेरी आदत, रोज परफॉर्म करता था, मैं रोज करता था या नहीं करता था? बिल्कुल करता था। जब पास में बैक टू बैक में एक आदत को परफॉर्म कर रहा था डेली, तो वो पास्ट की थी, अब नहीं करता। तो पास्ट की आदत को दिखाने के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं गॉट लिख दो। भैया गॉट किसको दिखा रहा है? वन टाइम, एक बार। क्या ये काम एक बार हुआ पास्ट में? नहीं। तो इसीलिए हम गेट अप को हटाकर क्या लिख देंगे? यूज्ड टू गेट अप। अब ये किस किस बच्चे को बात समझ में आ गई? भले ही यहां पर डेली लगा हुआ था सेंटेंस में, बट फिर भी मुझे पास्ट का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ गया। तो ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते उन शब्दों में। 95% केसेस, 90% मानो, 90% केसेस में उन शब्दों के साथ प्रेजेंट का यूज हम लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके साथ और कोई टेंस नहीं आ सकता। आई हैव नेवर सीन हिम, नेवर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पाए? क्लियर है? तो इन शब्दों को भैया ब्लाइंडली ट्रस्ट करना थोड़ा सा घातक हो सकता है हमारे लिए, बट जनरल केसेस में, ऐसे केसेस में ऐसे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन, इसकी बात किया करते हैं। बट सारी चीजें हमें सेंटेंस के मुताबिक, कंडीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं देखनी होगी, कहीं ना कहीं देखनी होगी। ये बात आई होप, आशा करता हूं कि समझ में आई होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो शब्द लिख दिए और सीधा का सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया, ठोक दिया ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी बहुत सारे केसेस में आता है। आ जाओ जी, वो लिख लेते हैं सारे के सारे केसेस, डिस्कस कल करेंगे बच्चों इसको, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, परमानेंट फैक्ट, इन सभी केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया करता है। फिर अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर हेडलाइंस, लाइव कमेंट्री, प्लैंड फ्यूचर एक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस, और विविड नैरेटिव। ये कुछ केसेस है बच्चे जहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। ये कुछ और केसेस हैं जहां पर भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है ये आप लोग एक बार मुझे बताएंगे, बाकी हम लोग कल इन सभी को डिस्कस करेंगे। जनरल फैक्ट, परमानेंट फैक्ट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, लाइव कमेंट्री, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस, और हमारा विविड नैरेटिव, और हमारा विविड नैरेटिव मेरे बच्चे। तो ये कुछ केसेस हैं भाई, ये कुछ केसेस हैं जहां पर और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया करते हैं। एक तो हम लोगों ने अभी देखा रेगुलर एक्शन, इरेगुलर, रिपीटेड, डेली, हैबिचुअल, है ना, और इनके एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखे। फिर ये वाले केसेस है, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। एक बार आप लोग सभी इनके गो थ्रू होंगे, ये आपका होमवर्क भी है। डीपीपी में जो आज दूंगा आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स काइंड ऑफ, वो आप लोग एक बार फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आंसर्स भी आपको अपलोड हो ही जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर मुश्किल लगेगा तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।
आशा करता हूं बातें समझ में आई होंगी। शुरुआत में हम लोग टेंस को बहुत स्लो स्लो बेसिस पे ले रहे, थोड़ा सा रिदम बन जाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे हम लोग, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शुरुआत में सीख रहे हैं, जैसे बाइक, अभी आप लोगों ने बाइक शायद नहीं अभी सीखी, अभी सीखना ही मत, अभी 18 साल के बाद आपका लाइसेंस बनेगा बच्चे। तो बाइक अगर आप लोग सीखोगे तो एकदम स्पीड नहीं बढ़ती, पहले आप लोग बहुत धीरे धीरे चलाओगे, 10 की स्पीड में, फिर 20, फिर 30, जब परफेक्ट हो जाते हो फिर स्पीड भाई जिगजैग भी कर लेते हो, फिर एक हाथ में फोन है, एक हाथ से बाइक चल रही है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो स्पीड से पहले हमें अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा कि चीजें हम सही तरह से पढ़ रहे हैं, सही तरह से कर रहे हैं, और एक्यूरेसी अगर हो गई फिर धीरे 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 पता लगा हम स्पीड के चक्कर में आंसर गलत निकाल कर बैठ गए, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत स्पीड से, अंत में आंसर गलत आ गया, ऐसी स्पीड का क्या फायदा। आप एक्यूरेसी लाओ कि हां कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आंसर सही आएगा, फिर धीरे धीरे स्पीड कर लो, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और आंसर भी करेक्ट आएगा। तो एक्यूरेसी के बाद स्पीड पर फोकस करना है। इन्हीं बातों के साथ बच्चे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।